सेल्यूलॉइड के सितारे। दोस्तों, टेलीविजन या फिल्मों के पर्दे पर जब भी कोई खलनायक आता है, नायक नायिका से जब भी खलनायक की मुठभेड़ होती है, तो हम खलनायक को खूब बुरा भला कहते हैं, खूब कोसते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, शूटिंग के दौरान सबसे ज्यादा मशक्कत और मेहनत खलनायक को ही करनी पड़ती है। खलनायक यानी विलन का किरदार निभाने में बहुत ही मशहूर नाम है शक्ति कपूर। अपने सशक्त अभिनय के जरिए शक्ति कपूर ने खूब नाम कमाया। उनकी अभिनय यात्रा आज भी जारी है। पिछले दिनों विविध भारती की टीम उनके घर पहुंची। अमरकांत दुबे ने शक्ति कपूर से लंबी बातचीत की। आइए सुने खलनायक शक्ति कपूर से अमरकांत दुबे की बातचीत का पहला भाग। दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत और आज है मेरे साथ एक नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा बच्चा। ये बड़ा शरारती है। सेल्यूलॉइड के पर्दे पर जब जब आया, लोगों की नाक में दम कर दिया, और जब हंसाने के बारे में सोचा तो पेट में बल पड़ गए। वो हैं पूरी दुनिया में मशहूर कॉमेडी के कोहिनूर शक्ति कपूर। नमस्कार, आदावर्ज है, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। आई होप जितने मेरे सुनने वाले हैं वो सब खुश हैं, मस्ती में हैं, मौज में हैं। मेरा सबको बहुत बहुत सलाम। विविध भारती की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अपने दोस्तों की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। और ये हमारी आज खुशनसीबी है कि हम आपसे बात करने आपके ही घर पर आए हैं। और बहुत ही खूबसूरत घर है दोस्तों शक्ति जी का, और जितनी खूबसूरत अदाकारी इनकी रहती है उतना ही खूबसूरत इनका ये घर देखकर लगता है कि इनका टेस्ट, इनकी जो अंदर कला है वो इस घर में भी नजर आ रही है। देखिए, जहाँ तक घर का ताल्लुक होता है, घर बनता है धर्म पत्नी से, और अगर परिवार में सुख शांति ना हो तो खूबसूरत घर नहीं बनता। और घर वस्तुओं से नहीं बनता, घर बनता है प्यार, मोहब्बत और एकता से। तो अगर इनको आपको घर मेरा अच्छा लगा है तो इसके पीछे मेरी धर्मपत्नी यानी कि शिवांगी पद्मनी जी की बहन है, उनकी बड़ी बहन है, वो धर्मपत्नी है आज मेरी, 2 बच्चों की माँ है। और ये घर उन्हीं की वजह से है, वो हमारे घर की लक्ष्मी है। और जहाँ तक कला का ताल्लुक है, उसके पीछे बुजुर्गों का आशीर्वाद है, मेरी माँ का आशीर्वाद है, पीछे मेहनत है, लगन है और नशा है। अगर आप जो भी काम करें उसको मस्ती मौज में करें, उसको टेंशन ना लेते हुए करें, तो जिस भी काम में आप हैं वो आप काम बहुत अच्छे से करेंगे, उसमें आपको आनंद प्राप्त होगा, उसको आपको करने में कोई मुश्किलात नहीं होगी। ऐसा नहीं लगेगा कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, बहुत तकलीफ हो रही है। यू विल एंजॉय वट एवर वर्क यू डू। सो जो मेरा सफ़र रहा है 1975 से लेके आज 2007 है, बड़ा प्यारा रहा है। ऐसा लगा कि एक आंख मूची दूसरी खोली, इतने साल गुजर गए और अभी भी मस्ती है, मौज है, अच्छा काम मिल रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं और आई एम एंजॉयिंग माई सेल्फ। तो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल इन लाइफ। शक्ति जी, ये आपने जो बात की, तो हम ज़रा चाहेंगे अपने दोस्तों को आप थोड़ा सा विस्तार से ये बात अपनी बताएं कि कहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ, कैसे ये सफ़र शुरू हुआ। लेकिन उससे पहले हम आपकी किसी फिल्म का एक अच्छा सा गाना ज़रूर सुनना चाहेंगे। देखिए, 1975 में मेरी पहली फिल्म रिलीज़ हुई थी। 1976 में एक्चुअली 1975 में मैंने डिप्लोमा लिया था पूना इंस्टीट्यूट से, और 75 में ये फिल्म शुरू हो गई थी। इस फिल्म का नाम था खेल खिलाड़ी का। इसके अंदर हम 4 नए लड़के थे, ध्रुव, शक्ति कपूर, तब मेरा नाम सुनील था उस फिल्म में, फुनसुक लद्दाखी और रवि, और धर्म जी की मेन भूमिका थी, शबाना आज़मी थी, हेमा मालिनी थी,
और हमारा चारों का एक बहुत ही अहम रोल था। तो मैं चाहूँगा कि मेरे जितने दर्शक हैं वो मेरी पहली फिल्म यानी कि खेल खिलाड़ी का में, जिसमें हम लोगों के ऊपर 3 या 4 गाने पिक्चराइज किए गए थे, उस फिल्म का गीत पेश है आप लोगों के लिए, सुनिए। अरे सबक पड़ा है जब से तेरे प्यार का, हाँ तेरे प्यार का। न दुनिया की परवाह न होश है घर बार का। अरे ऐसा लगा है चक्का दिलदार का, हाँ दिलदार का। न दुनिया की परवाह न होश है घर बार का। ताले की तुम चाबी हो, तुम जूली हो, तुम बॉबी हो, बस इतना है मुझको कहना, मेरे यारों की तुम भाभी हो, मेरे यारों की तुम भाभी हो। ओ मेरी बल्लो ओ चमक चलो, मेरी बल्लो ओ चमक चलो, ओ हल्लो हल्लो ओ चलो चलो, आया आया है मौसम प्यार का। सबक पड़ा है जब से तेरे प्यार का, हाँ तेरे प्यार का। न दुनिया की परवाह न होश है घर बार का। अपनी रेल तो प्यार की रेल ये तो खड़ी रहेगी, जब तक तुम ना दोगी सिग्नल यहीं पे अड़ी रहेगी, हाँ हाँ यहीं पे अड़ी रहेगी। खड़ी रहे तो खड़ी रहे और अड़ी रहे तो अड़ी रहे, फिर 100 साल कवारे बैठो बात अधूरी पड़ी रहे, हाँ बात अधूरी पड़ी रहे। मिट जाएंगे पिट जाएंगे लुट जाएंगे, मिट जाएंगे पिट जाएंगे लुट जाएंगे, फिर भी पीछा न छोड़ेंगे सरकार का। अरे सबक पड़ा है जब से तेरे प्यार का, हाँ तेरे प्यार का। न दुनिया की परवाह न होश है घर बार का। दोस्तों, ये जो गाना आपने सुना, ये गाना था खेल खिलाड़ी फिल्म का, और इस फिल्म के निर्माता निर्देशक थे अर्जुन हिंगोरानी, जिनके बारे में ये मशहूर था कि वो 3 क की फिल्में बनाया करते थे। खेल खिलाड़ी का, कहानी किस्मत की, इस तरह की, कब क्यों और कहां, करिश्मा कुदरत का। खैर, वहां वो 4 लड़कों की भीड़ में से शक्ति जी ने उसी फिल्म में साबित कर दिया था कि वो एक ऐसा हीरा है जो आगे जाके अपनी चमक को पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर रोशन करने वाला है। अब हम शक्ति जी से जानना चाहेंगे, ये जो सफर की आप बात कर रहे थे 1975 से 1975 से। हाँ, एक्चुअली मैं इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था 1973 में। हम थोड़ा और पीछे चलते हैं। पीछे जाएंगे तो हम दिल्ली पहुंच जाएंगे, जहाँ मैं करोड़ीमल कॉलेज में था। वहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री ली। उससे आगे चले जाएंगे
मैं सलमान पब्लिक स्कूल में था, उससे आगे चले जाएंगे मैं फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल में था, उसके और पीछे आ जाएंगे तो एंड का साल मैं लाहौर मॉडल स्कूल में था, क्योंकि मुझे सिर्फ 4 स्कूलों से निकाल दिया गया था। इसलिए नहीं कि मैं कुछ ऐसा काम करता था, लेकिन मेरे लड़ाई झगड़े काफ़ी हो जाते थे। इसलिए मेरे स्कूल का जो सफ़र है ये बहुत सफरिंग रहा है दूसरों के लिए, मेरे लिए नहीं। और फिर ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने 1 साल दिल्ली में ट्रैवल एजेंसी में काम किया, मर्करी ट्रैवल और एशियाटिक ट्रैवल में। और उसके बाद मैंने पूना इंस्टीट्यूट यानी कि पूना विश्वविद्यालय, जो हमारे हिंदुस्तान में एक ही ऐसा सरकारी इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे हर तरीके के कोर्स कराए जाते हैं, डायरेक्शन है, एडिटिंग है, साउंड है, एक्टिंग है। और एक्टिंग में मैंने डिप्लोमा लिया 1975 में। मेरे बैचमेट थे नसीरुद्दीन शाह, दीपक सेठ, रामेश्वरी, और में से 1 साल जो सीनियर थे वो मेरे सबसे नज़दीकी मित्र मिठुन चक्रवर्ती थे, रंजीता कौर थे, विजेंद्र घाटके, बेंजामिन गिलानी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये सफ़र जो रहा है ये फंटेस्टिक रहा है, माइंड ब्लोइंग रहा है। और आई स्टिल मीट ऑल माई ओल्ड फ्रेंड्स, और ऐसा लगता ही नहीं कि हमने ज़िंदगी के 30-35 साल ऐसे काट दिए हैं। आप जिस तरह से अपनी सारी बातें हमें बता रहे हैं, आप अगर सोच रहे हैं कि मैं यहाँ से जल्दी चला जाऊँगा तो मैं जल्दी जाने वाला नहीं हूँ। मैं आपको जल्दी भेजने वाला भी नहीं हूँ। आप आए हैं, मेहमान तो हमारे घर में खुदा की कुदरत है जी। आप तो आपने अपनी बातों के दौरान बताया कि आपको 4 स्कूलों से निकाला गया, यानी शक्ति कपूर जो पिछले कुछ सालों में पर्दे पे नजर आए थे वो स्कूल के ज़माने में से ही ऐसे थे। नहीं, वो बाद में काम आया ना, बाद में जो खलनायक की भूमिका की, शुरू की जितनी फिल्में की, मैं हर बड़े विलन का बेटा होता था। मैं अमजद खान के साथ कुछ 50 फिल्मों में उनका बेटा था, फिर प्रेम चोपड़ा के साथ कुछ 20-25 फिल्मों में उनका बेटा था, और 100 से ऊपर जो फिल्में हैं कादर खान का बेटा था। फिर एंड में कादर खान और शक्ति कपूर की जोड़ी ऐसी जमी कि और कोई मेरे पिता का रोल करने के लिए तैयार ही नहीं था। जब बोलते थे कि इतना हसीन, इतना खूबसूरत बाप बेटे की जोड़ी है, अगर दूसरे पिता लेंगे तो जोड़ी में रंग में भंग हो जाएगा। तो 100 से ऊपर फिल्मों में कादर खान साहब हमारे पिताश्री थे। और जब ऐसी औलाद, जो पिता प्रेम चोपड़ा हो, पिता अमजद भाई हो, पिता कादर खान हो, तो औलाद कैसे होगी? तो यानी स्कूलों से निकाले जाने में जितना मैंने एक्सपीरियंस किया था वो सब फिल्मों के अंदर भर भर के काम आया। वेरी गुड। सो इन थैंक्स टू ऑल माई स्कूल जो किक मी आउट निकाला। हाँ, तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वैसे मुश्किल है क्योंकि उन्होंने निकाला मेरे को, पर फिर भी मैं दुआ करूंगा कि उनकी आत्मा को शांति दे। अब दोस्तों की जो गानों की एक भूख है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और आप अपने पिताश्री की बात कर रहे थे, कादर मतलब फिल्मी पिताजी की, तो उधर से एक गाना लिया जा सकता है। हाँ, पिताश्री तो ये फिल्मी पिताश्री थे। हाँ। लेकिन मेरे असली पिताश्री वो बहुत अच्छे गायक थे, आज इस दुनिया में नहीं है, गॉड ब्लेस हिम। पर जब मैं स्कूल में छोटा था और रात को जब हम लोग अपने अपने कमरे में सोने जाते थे तो एक बड़ी मीठी सी आवाज़ एक कमरे से आती थी, और वो मेरे पिताजी का कमरा था। वो गाते थे ये गाना, ये गज़ल थी। 2 गज ज़मीन भी ना मिली, लगता नहीं है दिल मेरा, लगता नहीं है दिल मेरा, उजड़े दरार में कहाँ है दिल दागदार में, उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में। इतना है बदनसीब ज़फ़र, दफन के लिए इतना है बदनसीब ज़फ़र लिए
गज ज़मीन मिली कोई यार में, दो घर भी न मिली कोई लगता नहीं मेरा उजड़े दयार में। बहुत खूबसूरत गाना लगता था ये मुझे। तो बहादुर शाह जफर ने अपनी जिंदगी की पूरी बात इसमें, सारा दर्द इसमें उंडेल दिया था। आपने बात की कि आपके पिताजी गायक, बहुत अच्छे गायक रहे हैं, यानी कला का जो रिश्ता था वो आपके खून से, हाँ, बहुत। आपके खून में ही था। और उससे बढ़िया एक और बात हो गई, जब मेरी शादी हुई तो एक ऐसी लड़की के साथ हुई जिसका संगीत की दुनिया से बहुत ही ज़्यादा नज़दीकी रिश्ता है, शिवांगी, यानी कि मेरी धर्मपत्नी। इनके जो पिताजी हैं बद्रीनाथ कोल्हापुरी, ये एक संगीत की दुनिया के बहुत बड़े गुरु हैं। इन्होंने आशा जी, आशा भोसले, ऐसे ऐसे लोगों को संगीत में लाए हैं और उनके परिवार के साथ बहुत नज़दीक हैं। आज की तारीख में मेरे ससुर जी जूही चावला को ट्रेन कर रहे हैं। और उससे जो सबसे बड़ी बात है कि मेरी धर्मपत्नी वो खुद बहुत अच्छी गायिका है। आपको याद होगा, यादों की बारात में एक गाना था जो बचपन में ये सब परिवार गाता है, यादों की बारात निकली है यार। उसमें जो फीमेल वर्जन था, जो बच्चों की आवाज़ थी, जो एक बच्चों का गाना था, वो मेरी धर्मपत्नी ने गाया था, हमारी वाइफ ने। आगे बढ़ने से पहले मैं वो गाना अपने दोस्तों को ज़रूर सुनवाना चाहूँगा, यादों की बारात फिल्म का, और उस बारात में हम फिर शामिल हो जाएंगे और कुछ ऐसी यादों को टटोलेंगे आपकी, जो जिन्हें आप शायद आपकी यादों की वादियों में कहीं धुंधला गई होंगी, उनको टटोलेंगे और कोशिश करेंगे कि शक्ति कपूर को वापस उनके बचपन में ले जाएं और वहां से कुछ चुने हुए मोती यादों के ढूंढ के लाएं। ये गाना सुन लेते हैं पहले। ला 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 यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। सपनों की शहनाई बीते दिनों को पुकारे, दिल के द्वारे। ओ छेड़ो तराने मिलन के प्यारे प्यारे संग हमारे। तुम भी गाओ ना। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। सपनों की शहनाई बीते दिलों को पुकारे, दिल के द्वारे। बदले ना अपना ये आलम कभी, जीवन में बिछड़ेंगे ना हम कभी। बदले ना अपना ये आलम कभी, ला 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 ला, जीवन में ला 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 ला।
उनका सबसे फर्स्ट कज़न है आशा भोसले और लता मंगेशकर जी। हम उनको आशा ताई और लता ताई बोलते हैं। अच्छा अच्छा। तो हमारे परिवार में संगीत का मतलब मेरे ससुर की तरफ से भी बहुत नज़दीकी रिश्ता है। और आज मेरी जो बेटी है श्रद्धा, वो भी बहुत अच्छा गाती है। मेरा बेटा है सिद्धांत जी, वो भी बहुत अच्छा गाता है। जी जी। ये तो उनको अपनी माँ से आशीर्वाद मिला। आप बोलेंगे अब शक्ति कपूर आप कैसे गाते हो? मेरा काम गाने का नहीं है, मेरा काम कला दिखाने का है पर्दे पे। लेकिन फिर भी मैंने संगीत की दुनिया से बहुत नज़दीकी रिश्ता रखा है और हमेशा अच्छे गायकों को बहुत सम्मान दिया है, बहुत इज्जत दी है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आज मैं ऑल इंडिया रेडियो में आपके सामने संगीत के ऊपर आधारित एक कार्यक्रम में उपस्थित हूँ। आई एम सो थैंकफुल टू यू। जी, ये तो आपका बड़प्पन है। ये एक खास बात जो शायद आप नहीं जानते होंगे, आज सीधे शक्ति कपूर जी ने आपको बता दी। और जैसा कि मैंने दोस्तों आपसे वादा किया कि हम शक्ति जी को ले जाएंगे यादों की उस वादी में जहां से वो बरसों पहले यहाँ आ गए हैं। शक्ति जी, बचपन में जैसे आपने बताया कि आप शरारती थे, स्कूलों से निकाले गए और आपके पिताजी अच्छे गायक, और आपने एक बात और भी बताई कि आपने कुछ एक दो जगह पे नौकरी वगैरह की, कुछ ट्रैवल एजेंसी वगैरह में। ये एक दौर रहता है जब ये डिसाइड करना होता है कि मुझे अब कहाँ जाना है। वो जो दौर था, उस दौर की कुछ बातें आप हमें बताएं कि किस तरह से आपने तय किया कि मुझे एक्टिंग में जाना है, या आप एक्टिंग में जाने की जब बात आई तो आपके पिताजी वगैरह का क्या रिएक्शन था, ये सारी चीज़ें। देखिए, उस ज़माने में हमारे पिताश्री नहीं, हर परिवार के जो बुजुर्ग थे उनके जहन में एक बात आती थी कि पर्दे पे काम करना यानी कि फिल्मों में काम करना ये अनपढ़ों का काम है, अच्छे परिवार के लोगों का काम नहीं है। तो मेरे फादर बिजनेसमैन थे, उनकी दुकान है दिल्ली में, कपड़ों की दुकान है। वो चाहते थे कि मैं दुकान में बैठूं। तो कॉलेज ख़त्म करने के बाद मेरा इरादा था ट्रैवल एजेंसी खोलने का, इसलिए मैं मर्करी ट्रैवल्स और एशियाटिक ट्रैवल्स में अंडर ट्रेनिंग गया। लेकिन उधर भी मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे जैसा जो क्रिकेट का कप्तान रह चुका है दिल्ली स्टेट स्कूल बॉयज़ का, इतना एथलेटिक मेंटली एंड फिजिकली इंसान एक कुर्सी पे बैठ के 9 to 6 का जॉब कैसे करेगा, चाहे वो मेरा खुद का बाद में जॉब क्यों ना हो। तो इसी दरमियान हमारे कुरोड़ीमल कॉलेज के मेरे कुछ मित्र थे, SP रातावाल, जो बाद में मंत्री भी बने। ये लोग बहुत ही बड़े कलाकार थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के थिएटर ग्रुप में। तो इन्होंने मुझसे बिना पूछे मेरा नाम भी इंस्टीट्यूट यानी कि पूना विश्वविद्यालय में एप्लीकेशन में मेरा साइन करके डाल दिया। और एक दिन घर में मुझे ख़त आया कि मुझे एक रिटन एग्ज़ाम के लिए जाना है। तो मैंने भी दोस्तों से पूछा, भैया ये क्या है? तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये जो फॉर्म है ये उन्होंने मुझसे छुपा के भरा। तो मैंने उनसे कहा, मैंने तो ज़िंदगी में थिएटर में कभी काम नहीं किया है, मुझे डायलॉग बोलने की तमीज़ नहीं है, ये पर्दा में जो कलाकार है जो डांस करते हैं उसका कुछ समझ में नहीं है। बोले यार ट्राई कर ले। मैंने कहा वैसे भी बहुत परेशान हूँ लाइफ में, समझ में नहीं आ रहा कि बाप की दुकान पे बैठूँ या ट्रैवल एजेंसी खोलूँ या क्या करूँ। और उसी बीच में मैंने एक दो ऐड कर लिए थे। 750 रुपये उस टाइम मिला था। उस टाइम 750 भी बहुत ज़्यादा होता था। और थोड़ा सा पान वाले, जितने मेरे दोस्त थे जो पान वाले की दुकानों पे हम लोग सिगरेट लेने जाते थे, उन लोगों ने सब मेरे जो फोटोग्राफ्स थे मेरी मॉडलिंग के, उन्होंने अपनी दुकानों पे चिपका के रखे हुए थे और बोलते थे शक्ति कपूर। तब मेरा नाम सुनील कपूर था। आपको या दिल्ली में नहीं होना चाहिए, आपको बॉम्बे जाना चाहिए, आप तो बहुत बड़े हीरो लगते हैं, क्या पर्सनैलिटी है। मैं पान वालों को देख के बोलता था भैया एक पैकेट सिगरेट दे, छोड़। पर उसके बाद जब मैंने रिटन टेस्ट दिया मैं पास हो गया। उसके बाद मेरा ऑडिशन हुआ, उसमें पास हो गया। उसके बाद मेरा स्क्रीन टेस्ट हुआ, उसमें पास हो गया। 40,000 एप्लीकेशंस पूरे हिंदुस्तान में थी उस एग्ज़ाम के लिए, जिसमें से सिर्फ 10 लड़के और 10 लड़कियां सेलेक्ट करनी थी पूना इंस्टीट्यूट के लिए, क्योंकि ये सरकारी इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे सरकार हर स्टूडेंट पे उस वक्त 80,000 से 1 लाख रुपए खर्चा करती है। तो दिल्ली से 2 लड़के सेलेक्ट हुए और मैं हो गया सेलेक्ट जी। मतलब जिसने कभी ज़िंदगी में एक जुमला नहीं बोला है, जिसने एक डायलॉग नहीं बोला है, और जो मेरे गुरु थे SP रातावाल, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सबसे बढ़िया खौफनाक कलाकार थे, वो रह गए। तो मेरे दोस्तों ने कहा यार ये तो गलत हो गया है यार, ये तो सुनील तुम्हारे। मैंने कहा भैया तुम लोगों ने फॉर्म भरा था, तुम लोगों के आशीर्वाद से मिली है। वो मुझसे नाराज़ हो गए। जी जी। और उसके बाद मैं रवाना हो गया दिल्ली से पूना इंस्टीट्यूट। और मेरे पिताजी ने बोला कि ये तू अब जा रहा है, अब तू वापस आएगा तेरे को घर में नहीं लूँगा मैं, अरे क्योंकि तू सब काम धाम छोड़ के जा रहा है। मैंने कहा नहीं, मैं आऊँगा भी नहीं वापस जी, अब तो कुछ बन के ही आऊँगा। हाँ। तो इस हिसाब से मैं पूना इंस्टीट्यूट ज्वाइन हुआ। पूना में मैंने अपना एक्टिंग का कोर्स किया
और जब पढ़ रहा था यानी कि 1975 में सेकंड ईयर में, उसी दरमियान अर्जुन हिंगोरानी जी इंस्टीट्यूट में आए नए लड़कों की तलाश में, और जहां मेरा और फुनसुक लद्दाखी और ध्रुव का सिलेक्शन हुआ। ये एक बड़ी अच्छी बात है कि जो इधर इंडस्ट्री का जिसको स्ट्रगल कहते हैं वो शायद उस तरह से आपने नहीं देखा, लेकिन उस बारे में हम बात करेंगे एक गाना सुनने के बाद। दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेल्यूलॉइड के सितारे। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं जाने माने खलनायक शक्ति कपूर से अमरकांत दुबे की बातचीत। बहुत जरूरी हो जाता है एक गाना सुनना। देखिए, मुझे इस टाइम एक गाना जहन में बड़ा आ रहा है कि जब ऐसा मौका आता है तो आदमी बोलता है कि आज देखें जरा किसमें है कितना दम, जी जम के रखना कदम मेरे साथिया। ये फिल्म है मेरी रॉकी, जो संजय दत्त की पहली फिल्म थी और संजय दत्त उस फिल्म में इंट्रोड्यूस हुए थे और मैं संजय दत्त का उस फिल्म में विलन था। और ये गाना मेरा और संजय दत्त का डांस कंपटीशन था। मेरे ऑपोजिट टीना मुनीम थी उस गाने में और संजय दत्त के ऑपोजिट रीना रॉय थी। और इस गाने के बाद इंडस्ट्री में एक नया सिस्टम शुरू हो गया था जहाँ विलन्स पहली मर्तबा पिक्चरों के पर्दे पे गाने गाते हुए दिखने लगे। हैट्स ऑफ टू वन एंड ओनली शक्ति कपूर। देखें जरा किसमें है कितना दम। जम के रखना कदम मेरे साथिया। देखे जरा इसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। आगे निकल आए हम हो इसमें कितना है दम, जम के रखना कदम ओ मेरे साथिया। देखे जरा इसमें
दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। फिल्म रॉकी की सफलता ने ये तो बता दिया कि शक्ति कपूर में कितना दम है, और जो भी बातें हुई या जो भी आपको सफलता मिली वो तो दुनिया जानती है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि आप एक्टिंग जानते नहीं थे, आपको दाखिला मिल गया, आप फिल्मों में आ गए। देखें जरा गाने को जिस तरह से पिक्चराइज किया गया, उसमें जिस तरह की डांस कंपटीशन थी, कुछ थोड़े बहुत डांसिंग स्टेप नहीं थे। शक्ति कपूर के और संजय दत्त का पूरा बाकायदा बहुत लंबा मुकाबला था, कुछ 7-8 मिनट का तो ये वैसे ही गाना है। तो आपने वो सारा जो डांस है वो कब सीखा, कैसे सीखा और उसकी कैसी तैयारी थी आपकी? इसके लिए 100% देयर वाज ओनली वन मैन बिहाइंड दिस, और वो थे मिस्टर सुनील दत्त साहब। दत्त साहब ने बोला कि मैं ये लेके नहीं चल रहा हूँ कि इस फिल्म का जो हीरो है मेरा बेटा है, मैं ये लेके चल रहा हूँ कि इस फिल्म के 2 कलाकार हैं और दोनों को डांस सीखना है। जितना खर्चा मैं संजय दत्त को डांस सिखाने में करूँगा, उससे ज़्यादा खर्चा मैं शक्ति कपूर के ऊपर करूँगा, क्योंकि मुझे डांस में 19-20 भी नहीं चाहिए, मुझे डांस में दोनों 20-20 चाहिए। तो इसका पूरा जो एप्रिसिएशन जाता है वो मिस्टर सुनील दत्त साहब को जाता है। उन्होंने बाकायदा मुझे और संजय दत्त को साथ में ही एक जगह ट्रेनिंग के लिए भेजा। हम लोग हमेशा दिन में 4 से 6 घंटे डांस की रिहर्सल्स करते थे, और जब डांस की पूरी रिहर्सल्स हो गई और दत्त साहब ने देखा कि आप दोनों डांस कर सकते हैं, जो जो स्टेप्स डांस डायरेक्टर कराना चाह रहा है वो कर पाएंगे, तब उन्होंने ये गाना पिक्चराइज किया। तो एवरीथिंग गोज टू, ऑल द मार्क्स गोज टू ओनली 1% दैट मिस्टर सुनील दत्त। इस बात से पहले आपने एक बात कही थी कि इस गाने के बाद ये ट्रेंड शुरू हो गया कि विलेंस जो होते थे वो एक मतलब फिल्म में गाना जरूर गाया करते थे। तो ट्रेंड शुरू करने की जो बात है, तो शक्ति कपूर ने ऐसे बहुत से ट्रेंड शुरू किए हैं, फिर चाहे वो कॉमेडी का ट्रेंड हो, चाहे गाने का ट्रेंड हो, दोस्त का जो किरदार है उसको एक नया रंग देने का ट्रेंड हो। तो मैं इस बात पे आना चाहूंगा कि जब आप इंस्टीट्यूट में काम कर रहे थे, इंस्टीट्यूट में आप जब ट्रेनिंग ले रहे थे, तब आपके दिमाग में क्या था? क्योंकि तब तक तो आपने ये तय कर लिया था कि अब मेरे को यही करियर चुनना है। तो क्या था आपके दिमाग में कि आप हीरो बनेंगे, विलेन बनेंगे? इंस्टीट्यूट में एक बहुत प्यारी सी बात होती है कि पहले साल जब एक एक्टर ट्रेनिंग के लिए आता है इंस्टीट्यूट में, तो उसको लगता है कि वो ऑलरेडी शाहरुख खान है, ऑलरेडी अमिताभ बच्चन बन चुका है, ऑलरेडी वो बहुत सुपरस्टार हो गया, और रात को सोता भी है तो ऐसा लगता है कि वो खटिया में नहीं, सोने के बेड पे सो रहा है। पर जब आहिस्ता आहिस्ता दूसरा साल आता है और गुजरने लगता है, तो वहाँ उसको अपनी औकात की समझ में आती है कि भैया अभी तो दूसरा साल ख़त्म हो रहा है, इंस्टीट्यूट छोड़ना है, इसके बाद कहाँ जाएंगे? बॉम्बे जाएंगे तो कहाँ रहेंगे? कौन सी जगह मिलेगी? कौन खाना खिलाएगा? पैसा कहाँ से आएगा? स्ट्रगल के लिए कौन कौन से प्रोड्यूसर को कैसे मिलने जाएंगे? और असली औकात उसको सामने नज़र आती है। तो वही हालत मेरी थी। पहले साल तो मैं बहुत फुदकता रहा कि अच्छी फिजिक है, अच्छा ये है वो। तो दूसरा साल आया और आधा गुजर गया, तो फिर सोचने लगा कि पिताजी ने बोला था अभी तू वापस आएगा, तेरे को लूँगा नहीं। मैंने कहा अगर मैं बॉम्बे गया, पहली बात तो रहूँगा कहाँ पे, दूसरी बात काम कैसे ढूंढूंगा, तीसरी बात पैसा कौन देगा मुझे खाने के लिए, और सबसे ज़रूरी मसला हो गया था काम का। और ज़हनी तौर से आदमी सोचता कि मैं हीरो बनूंगा या विलन बनूंगा या कॉमेडियन बनूंगा, वो सब चीज़ें सेकंड ईयर में आके आदमी भूल जाता है। प्रॉब्लम हो जाती है कि काम कौन देगा। तो मेरे भी ज़िंदगी में वही प्रॉब्लम थी, काम कौन देगा। लकीली अर्जुन हिंगोरानी जी आए, उन्होंने साइन किया, मुझे 250 रुपये का चेक दिया खेल खिलाड़ी का के लिए। लेकिन फिर भी बॉम्बे में आके एक पिक्चर 5,000 रुपये में पूरी पिक्चर की थी, उससे गुजारा नहीं होता है। तो बॉम्बे आ गया, शूटिंग शुरू की, पेइंग गेस्ट रहने लगा 250 रुपये महीने में, और घर से पैसा माँ जो बचाती थी वो बेचती थी, लेकिन अपनी भी ईगो थी कि पिताजी से पैसा नहीं लेना है। तो मसला ये नहीं था कि हीरो बनूंगा कि विलन, मसला ये था कि अभी काम कौन देगा यार। तो इसलिए काम की तलाश शुरू हो गई, और इसी दरमियान मेरी मुलाकात दत्त साहब से हुई, मिस्टर सुनील दत्त साहब से। और दत्त साहब ने जब मुझे मिले तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी आंखों में बहुत बात है, तुम्हारी आंखें जो हैं ऐसी आंखें मैंने ज़िंदगी में देखी नहीं है, लेकिन ये रोमांटिक आंखें नहीं है, ये आंखें हैं एक खौफनाक इंसान की, जो पर्दे पे आएंगी तो लोगों को डरा सकती हैं। तो मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूँ, और मैं तुमको अजंता आर्ट्स के
छत्र छाया में लेना चाहता हूँ। और मैं तो उस दिन टापने लगा, कूदने लगा कि इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा डायरेक्टर, इतना बड़ा एक्टर, इतना बड़ा ग्रुप, कंपनी जिसका नाम आया जनता आर्ट्स, अगर उसका साया मेरे सर पे आ जाए, उसका आशीर्वाद आ जाए तो मेरी तो ज़िंदगी सुधर जाएगी। तो दत्त साहब ने फिर वहाँ से मुझे अपने शेल्टर में लिया। मेरा नाम असली सुनील कपूर है और उन्होंने कहा सुनील नाम जो है ये बड़ा रोमांटिक सा नाम है और ये कुछ इम्प्रेशन एकदम से नहीं डालेगा, तो तुम्हारा कुछ ऐसा नाम होना चाहिए जिससे सुनकर आदमी बोले कि हाँ यार ये पर्सनालिटी वाला आदमी होगा, ये कुछ ज़बरदस्त चीज़ आ रही है हिंदुस्तान में। तो उन्होंने फिर मुझे ये नया नाम दिया शक्ति। ये नाम मुझे नरगिस जी और दत्त साहब दोनों ने मिलकर दिया था। और इसी दरमियान मेरी दोस्ती होगी विनोद खन्ना साहब से। तो विनोद खन्ना साहब भी दिल के बादशाह हैं, तो उनको पता चला कि मैं तकलीफ में हूँ, मेरे पास रहने की जगह नहीं है, तो उनके पास 2 बेडरूम हॉल, एक फ्लैट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू जूह में था। उन्होंने कहा कि शक्ति तू अपना वो पेइंग गेस्ट घर छोड़ दे और मेरे यहाँ चला जा। मैं कहा सर मैं इतना भाड़ा, इतना रेंट नहीं दे पाऊँगा, उधर मैं 250 देता हूँ, मैं 250 ही दे सकता हूँ। बोले कि देर से कौन पैसा लेगा भैया, तू जा, मेरा घर खाली पड़ा है। 7 साल फिर मैं विनोद खन्ना साहब के घर में रहा। तो यानी कि मुकद्दर, लक जो बोलते हैं, ये इस प्रोफेशन में बहुत 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 अहमियत रखता है। आपका लक का सहारा साथ मिलना बहुत ज़रूरी है। तो मैं लकी था कि मुझे विनोद खन्ना साहब मिले। मैं बहुत मुकद्दर वाला था, नसीब वाला था कि मुझे दत्त साहब मिले। मैं बहुत ही नसीब वाला था कि पहली फिल्म खेल खिलाड़ी का जब मैं पढ़ाई कर रहा था इंस्टीट्यूट में तब मिली। और उसके बाद मैं बहुत ही ज़्यादा लकी था जब फिरोज़ खान साहब ने मुझे कुर्बानी के लिए साइन किया। और ये भी एक किस्सा है कि वो फिल्म कैसे मिली। आप भी बोलेंगे कि नसीब ऐसा होता है, नसीब ऐसा हो सकता है, लेकिन वो कहानी सुनाने से पहले मैं आपको एक फिल्म जिससे शक्ति कपूर बना, यानी कि उस फिल्म की रिलीज के बाद हर रोज मेरे पास, कहते हैं कि सपने जो पूरे होते हैं वो सपने मुझे दिखने लगे हैं। हर रोज 4-5 फिल्मों की ऑफर आती थी और उस फिल्म के बाद आज तक मैं पीछे मुड़ के मैंने नहीं देखा। उस फिल्म का गाना मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। फिल्म का नाम है कुर्बानी और गाना है आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए। तो मैं ये कह रहा हूँ फिरोज़ खान साहब के लिए कि आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आया और बात बन गई। जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए।
दोस्तों, गाना तो आपने सुन लिया, लेकिन बात कैसे बनी, कैसे आगे बढ़ी और वो कौन कौन सी घटनाएं थीं जो शक्ति जी की जिंदगी में फिल्म कुर्बानी के दौरान घटी, वो तो उन्होंने खुद ही बता दिया कि गाना सुन लीजिए, उसके बाद मैं वो बातें करूंगा। तो मेरे लिए तो कुछ छोड़ा नहीं उन्होंने। शक्ति जी खुद ही आपसे मुखातिब हो जाएंगे अब। कहते हैं ना कि ऊपर वाला मेहरबान तो गधा पहलवान। मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा ही हुआ। सफर चल रहा था, काम मिलना शुरू हुआ, फिल्में मिलनी शुरू हुई, लेकिन अभी भी वो बात जो बनने चाहिए जिससे कि एक एक्टर से स्टार बनता है, वो नहीं हो रहा था। छोटी गाड़ी मैंने खरीद ली थी, 1961 की गाड़ी थी, पुरानी, 11,000 में खरीदी थी। वो भी मैंने खरीदी थी एक ऐड करके, और वहाँ से मुझे 15,000 मिले थे, जिसमें से 11,000 की गाड़ी ले ली थी। और गाड़ी इतना शोर मचाती थी कि मैं उसको जब गैरेज में लेके गया तो मैकेनिक बोलता है कि इसको ठीक कराने में 4,000 रुपये लगेंगे। इतनी आवाज़ करती थी, चलाते चलाते दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते थे, तो रस्सी बांध के रखना पड़ता था। तो मैंने कहा क्या? बोले हाँ 4-4,500 लगेंगे। मैंने कहा म्यूजिक सिस्टम कितने का लगता है? बोले म्यूजिक सिस्टम 1200-1300 का लग जाएगा। मैंने कहा तू काम करे, म्यूजिक सिस्टम लगा दे। तो मैंने 1200 का म्यूजिक सिस्टम लगा दिया, ताकि जो गाड़ी में बैठता था म्यूजिक ऑन कर देता था, उस म्यूजिक की आवाज़ में सब आवाज़ें गाड़ी की बंद हो जाती थी। जी। तो ऐसे ही एक दिन इसी गाड़ी में बैठ के मैं लिंकिंग रोड से टाउन जा रहा था कि एक मर्सिडीज ने मुझे ओवरटेक किया। उम्र थी मेरी शायद 21 या 22-23। मर्सिडीज ने ओवरटेक किया। मैंने कहा मेरे को ओवरटेक किया, और मैंने राइट मारी तो उसने लेफ्ट मारी, तो दोनों की गाड़ी में टक्कर हो गई। और मेरी छोटी गाड़ी थी, वो मर्सिडीज थी, मेरी गाड़ी पटरी पे चढ़ गई और मैं उतरा, वो मर्सिडीज वाला भी उतरा। मैंने कहा इसकी तो मैं आज हालत खराब कर दूंगा, जब तक ये जितना मेरा नुकसान हुआ इसके तो जेब से पैसे निकाल लूंगा मैं। उस चीज़ के लिए मैं उस टाइम भी माहिर था कि छोड़ूंगा नहीं। पर जब उस गाड़ी से जिस आदमी को मैंने उतरते हुए देखा, मैं अपनी गाड़ी के बारे में सब कुछ भूल गया कि मेरी गाड़ी ठुकी है। मैंने देखा उस गाड़ी में से जो इंसान उतरा है वो है फिरोज खान। तो मैं सब कुछ भूल गया और भीड़ इकट्ठी होने लग गई, मुझे, मेरे लिए नहीं, फिरोज खान के लिए। वो सुपरस्टार थे और ऐसी पर्सनालिटी, 6 फुट 1.5 इंच का कद, गोरे चिट्टे और वेरी हैंडसम मैन। तो मैं सब कुछ भूल गया और मैं उनको बोलने लगा, सर मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो है, मैं इंस्टीट्यूट से आया हूँ। सर आप बहुत बड़े मेकर हैं, आप बड़े डायरेक्टर हैं, आपने डैनी को भी चांस दिया है, इसको चांस दिया, उसको चांस दिया है। सर मैं आपको मिलना चाहता था, मेरा नाम ये है, मैं इंस्टीट्यूट से आया हूँ। सर मुझे जब तक ये बोलता रहा, वो इंसान अपनी गाड़ी में बैठ के चले गए और सारी की सारी भीड़ 1 सेकंड में ख़त्म हो गई। मैं देखता रह गया। गाड़ी निकाली, अपने काम पे निकल गए गड़गड़ करते हुए। कुछ 4-5 महीने गुजर गए। स्ट्रगल चल रही थी, महीने में 2-3 दिन शूटिंग हो जाती थी, जगह थी विनोद खन्ना साहब की रहने की, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था। तो रात को खाने के लिए मैं हमेशा ढूंढता था कहाँ जाऊँ, कहाँ अच्छा खाना मिलेगा। 80% तो मैं 10 साहब के ऑफिस में या जनता आर्ट्स में ही चला जाता था खाना खाने, और 20-25% मैं उन दोस्तों के यहाँ जाता था जहाँ पे बहुत ही अच्छा खाना बनता है। उसमें से मेरे एक मित्र थे के शुक्ला, डायलॉग राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर और बहुत बड़े राइटर, मनमोहन देसाई की सब फिल्में लिखते थे। और उनकी धर्मपत्नी डेजी ईरानी जी, वो हमेशा मुझसे कहते थे कि तू एक दिन बहुत बड़ा स्टार बनेगा। और वो बहुत अच्छा खाना पकाती थी, बहुत अच्छा। और जो भी उनके घर जाता था वो कभी खाली पेट वहाँ से निकलता नहीं था। तो हफ्ते में मैं 2 या 3 मरतबा वहाँ तो जाता ही जाता था खाना खाने के लिए, और अब के शुक्ला साहब से मिलने के लिए कि सर मेरा कुछ हो सकता है कि नहीं। तो उस रात मैं वहाँ पहुँचा और डेजी जी ने बिठाया मुझे। शुक्ला साहब नहा रहे थे और उनकी बार बहुत खूबसूरत। वो आते बोले, पहले तो उनके चेहरे से लगा ये साला फिर आ गया खाना खाने, फोकट का आदमी। और मैं झेप लेता था, पर मैं भी बोलता था कोई बात नहीं, मैं तो बेशर्म हूँ, मैं तो आऊँगा, कहाँ जाऊँगा नहीं तो। और अच्छी स्कॉच पिलाते थे और अच्छा खाना, तो उनकी बीवी बहुत प्यार से खिलाती थी। तो मैं बैठा हुआ, 1-2 ड्रिंक हुई, बोले यार तू बड़ा दुखी लग रहा है यार। हाँ, मैंने कहा हाँ सरकार, बस मज़ा नहीं आ रहा है, काम तो मिल रहा है, टूटा फूटा मिल रहा है, एड्स मिल रही हैं, लेकिन कहता है तेरा मुकद्दर वाकई में बहुत ख़राब है। मैं क्यों, क्या हुआ? बोले नहीं यार, मैं कितना तेरा नाम रिकमेंड किया एक मेकर को, बहुत बड़ा मेकर है वो, कहानी मेरी है, स्क्रीन प्ले मेरा है, डायलॉग कादर खान के हैं, लेकिन वो किसी और आदमी की तलाश कर रहे हैं। मैं कौन है मेकर, क्या है? बोले नहीं यार छोड़, तू ड्रिंक पी यार, तेरा लक नहीं है। बोले यार मैं तेरा नाम बोल रहा हूँ और बोल रहे यार नहीं, हमको वो एक एक्टर चाहिए जो लिंकिंग रोड में जिसने मेरी गाड़ी को ठोका है। जब गाड़ी से निकला उसकी आंखों में ऐसा खौफ था और मैं डर गया। मैंने दिखाया नहीं लेकिन मैं डर गया। मैंने कहा कि मुझे मारवार नहीं देवे यार, ऐसा खौफनाक वो से निकला। और इंस्टीट्यूट का है लेकिन उसका नाम मुझे याद नहीं है। मुझे कुर्बानी में वो ही लड़का चाहिए विलन, उसको ढूंढो।
बोले पूरा फिरोज खान FK इंटरनेशनल ढूंढ रहा है उसको और वो मिल नहीं रहा है, और मैं आपका नाम लेता हूँ, वो बोलते हैं किसी और का नाम मत ले। तो मैंने शुक्ला साहब को बोला, सर वो मैं ही हूँ, मेरी गाड़ी ठुकी, मैं वो लिंकिंग रोड पे था, मेरे सामने उन्होंने खान साहब को फोन किया, खान साहब को बोला वो लड़का मेरी बार में बैठा है, खान साहब ने बोला कल सुबह 11:30 बजे उसको ऑफिस में लेकर आओ। तो कहते हैं ना कि गधा, सचमुच किस्मत की बात सर वो यही हुआ जी। और उससे मुझे ये फिल्म मिली कुर्बानी जी, जिसके अंदर ऐसा कैरेक्टर था खौफनाक, विक्रम का, विकी का जी, और अरुणा रानी का भाई, और इतनी बड़ी फिल्म, विनोद खन्ना साहब, जीनत अमान, फिरोज खान साहब, अमजद खान, अमरीश पुरी, कादर खान, और उसके सामने एक लड़का विलन। तो उस फिल्म से जब रिलीज हुई, ऊपर से गोल्डन जुबली हो गई। देखिए सब ट्रॉफी नीचे पड़ी हैं मेरे, एक ही ट्रॉफी मैंने यहाँ रखी है, वो है कुर्बानी। जी जी, क्योंकि इस फिल्म से मेरी जिंदगी और मेरा जो बोलते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर एक नाम हुआ, लोगों ने मुझे एक एक्टर माना। फरिश्तों को नहीं मिलता ये वो जज्बा है इंसानी, नसीब साथ दे जिनका वही देते हैं कुर्बानी। दिल मेरा ईमान, तुझ पे कुर्बा मेरी जान, मेरा दिल मेरा ईमान, यारी मेरी कहती है यार पे कर दे सब कुर्बान। कुर्बानी 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 अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, कुर्बानी 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 अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। दिलदारों के साए में तलवारों के दावे हैं, दिलदारों के दुश्मनों के जाने दुश्मन, यार सच्चे यारों के हम यार सच्चे यारों के। ओ आंधी आए या तूफान यार खड़े हैं सीना तान, आंधी आए या तूफान यार खड़े हैं सीना तान, यारी मेरी कहती है यार पे कर दे सब कुर्बान। कुर्बानी 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 अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, कुर्बानी 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 अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। खिल गया यार ऐसा मिल गया, दिल हमारा खिल गया, हाथ में जब हाथ आया ये जमाना हिल गया, ये जमाना हिल गया। ओ तो हाथों
यार पे कर दे सब कुर्बान। कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरा दिल मेरा ईमान। तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरा दिल मेरा ईमान। यारी मेरी कहती है यार पे कर दे सब कुर्बान। कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी। तो दोस्तों, ये थी जाने माने खलनायक शक्ति कपूर से अमरकांत दुबे की बातचीत। दोस्तों, ये बातचीत इतनी रोचक है कि इसका सिलसिला अगले हफ्ते भी जारी रहेगा। तो दोस्तों, अगले हफ्ते जरूर सुनिएगा सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में शक्ति कपूर की जिंदगी से जुड़ी तमाम रोचक बातें। और हाँ, चलने से पहले आपको ये भी बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे विनायक तडवलकर, संपादन, संयोजन और प्रस्तुति अमरकांत दुबे की। सेल्यूलॉइड के सितारे।